गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 11 ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम बताए थे पिछला क्लास में कि एक ही प्रोग्राम में एक ही नाम का फंक्शन, सेम नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो क्या क्रिएट करता है? ओवरलोडिंग। और उसको मैनेज किया जाता है उसका पैरामीटर लिस्ट से, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट से उसको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है, ओवरलोड को कम किया जाता है। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ C++। ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? फीचर है किसका? C++ का। पहले ये जो C++ बना है किससे? C से, लेकिन C में ये फीचर नहीं था। ये फीचर किस में लाया गया? C++ में। तो C++ का ये क्या फीचर है? It is a type of polymorphism। ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है किसका टाइप है? पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म समझाए थे कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली मतलब मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मतलब जो एक से ज़्यादा फॉर्म को शो कर रहा है। तो गौर कीजिए, हम यहाँ लिखें एरिया, फिर लिखें एरिया, एरिया लिख रहे हैं, यहाँ L दिए हैं और यहाँ पे R दिए, यहाँ पे A दिए और यहाँ पे BH दिए। तो क्या ये यहाँ पे क्या ये भी क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या शो कर रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फॉर्म को शो कर रहा है। LBH दिए तो ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है और यहाँ R दिए तो क्या है? सर्कल को शो कर रहा है। A दिए तो क्या है? ये स्क्वायर को शो कर रहा है और यहाँ BH दिए तो क्या है? ट्रायंगल को। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है? एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बिहेवियर या फिर फंक्शन को शो करता है। तो ये शो कर रहा है एक से ज़्यादा बिहेवियर को। डिफरेंट सिचुएशन में इसका बिहेवियर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये एरिया सारा है, लेकिन LB के केस में इसका बिहेवियर रेक्टेंगल हो जा रहा है। यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल। तो एक तरह से ये टाइप किसका है? पॉलीमॉर्फिज्म का है। तो ये इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें वी कैन यूज मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं एक से ज़्यादा, मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन का यूज करते हैं और सब क्या रहता है? सबका नाम क्या रहता है? सेम रहता है। और इसमें जो भी पैरामीटर लिस्ट होता है, पैरामीटर होता है, सब क्या होता है? डिफरेंट होता है। और किस में यूज करते हैं इसको? प्रोग्राम में। नो टू overloaded function having same parameters। और क्या बोल रहा है ये कि कोई भी दो ओवरलोडेड फंक्शन सेम पैरामीटर लिस्ट नहीं रख सकता है, नहीं रखता है ये। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिखें void एरिया, void एरिया। तो अभी क्या है? अभी सबका पैरामीटर लिस्ट सेम है क्योंकि सब ब्लैंक है, लेकिन किसी में हम दे दिए यहाँ पे INT और किसी में दे दिए फ्लोट। तो दोनों क्या डिफरेंट है? एक में INT दिए तो बताइए ये सबसे क्या है? डिफरेंट है। इसमें दो INT, इसमें एक क्या है? डिफरेंट है। अगर INT अगर 3 पैरामीटर लिस्ट देते हैं तो ये सबसे क्या है? डिफरेंट है। अगर void एरिया लिखते हैं और यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं, ये भी क्या है? डिफरेंट है। तो क्या करना है? फंक्शन यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि इन विच वी कैन यूज मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन यूज करते हैं विथ सेम नेम। सबका नाम क्या रहता है? सेम।
एंड डिफरेंट पैरामीटर सेट। और इसमें समय क्या होता है, पैरामीटर सेट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। किस में, प्रोग्राम में एक ही नाम का एक फंक्शन एक से ज़्यादा होता है, सबका नाम सेम होता है, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होना चाहिए, किसके लिए, फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए। यहाँ बोल रहा है नॉट टू ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग सेम पैरामीटर, इसमें से कोई भी दो ओवरलोडेड फंक्शन क्या क्या यहाँ क्या नहीं रख सकता है, सेम पैरामीटर नहीं रख सकता है। देख लीजिए, 2 इंटीजर है, इसमें 3 इंटीजर, तो अलग हुआ, क्लियर है। इसमें कितना है, 1 है, ये भी अलग है, इसमें 2 फ्लोट, इसमें 1 फ्लोट है, मीन्स किसी के पास 1 हाथ है, किसी के पास 2 है, तो डिफरेंट हो रहा है ना, किसी के पास 3 है, डिफरेंट है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये सब एक दूसरे से क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो आइए इसके ऊपर क्या देखते हैं, प्रोग्राम, कि कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। किससे, क्लास से। Question: write a program in C++ to illustrate the concept of function overloading। तो एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें C++ में लिखना है, जिसमें क्या करना है, इलिस्ट्रेट करना है कंसेप्ट किसका, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट वो प्रोग्राम व्याख्या कर सके, मीन्स एक ही प्रोग्राम में एक सेम नाम का फंक्शन रखना है, सब में पैरामीटर लिस्ट अलग अलग रखना है। या फिर राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट्स। तो या फिर यही क्वेश्चन में क्या है, एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, किसका यूज करते हुए, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो दोनों क्वेश्चन क्या सेम ही है। इसका अब क्या लिखना है, प्रोग्राम। तो किसे बनाने जा रहे हैं हम लोग, क्लास से। तो हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। तो क्लास का नाम हम क्या रख रहे हैं, शेप, क्योंकि इसमें शेप के बारे में बात हो रहा है, रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप, स्क्वायर शेप और क्या है, ट्रायंगल शेप। शेप के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या, क्लास का नाम क्या है, शेप। तो यहाँ पे क्या, प्राइवेट नहीं लिए, डायरेक्ट हम पब्लिक ले रहे हैं। एक फंक्शन बना रहे हैं एरिया, जो फ्लोट आर पे काम करेगा। एक फंक्शन एरिया ले रहे हैं जो किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। एक फंक्शन एरिया ले रहे हैं जो यहाँ पे एक वैल्यू पे काम करेगा। और मान लेते हैं ये रिटर्न टाइप का है, क्या है, रिटर्न टाइप का। ये भी मान लेते रिटर्न टाइप, 2 नॉन रिटर्न और 2 रिटर्न बना रहे। तो क्लास डिफाइन किए। अब इन सारा को क्या करना है, तो सबसे पहले क्या है, वॉइड एरिया। तो यहाँ से आर्गुमेंट आएगा बाहर से, एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू r। तो क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो ध्यान दीजिए,
तो हम लोग क्या क्लास के आउटसाइड काम कर रहे हैं। जब भी आउटसाइड काम करते हैं तो पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वॉइड, अगला क्या है INT, रिटर्न टाइप INT क्या है सेप, रिटर्न टाइप INT क्लास के आउटसाइड काम कर रहे हैं तो पहले क्लास का नेम, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, और क्या है फंक्शन का नाम एरिया। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं L और क्या B, ये इसमें आर्गुमेंट बाहर से नहीं आ रहा था, खुद से ले लेगा। तो हम मैसेज दिखा रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ या इंटर लेंथ या फिर इंटर वैल्यू ऑफ LNB, LB। तो वैल्यू लेंगे कहाँ रखेंगे L में और कहाँ पे रखेंगे B में। अब लेने के बाद यहाँ पे और हम एक स्पेस बना रहे हैं क्या रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B, इसको क्या करें रिटर्न कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करेगा रिटर्न करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है INT एरिया, इसमें वैल्यू आ रहा है किसका A का। मान लेते हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और A इंटू A लिख दिए तो स्क्वायर निकल गया। लेकिन INT का मतलब होता है रिटर्न टाइप। लेकिन अगर हमको रिटर्न नहीं करना है और यहीं पे हम अगर इसका रिजल्ट दिखा दिए तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या लिख करके मैनेज कर सकते हैं रिटर्न 0। जैसे यहाँ वॉइड था तो ये रिटर्न नहीं करता इसलिए इसमें रिटर्न नहीं किया। लेकिन जब INT दे दिए तो रिटर्न टाइप दे तो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो यहाँ रिटर्न क्या कर दिया रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें रिटर्न करवा रहे हैं और इसमें हम सारा रिजल्ट यहीं पे दिखा दिए, इसमें रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए क्या किया रिटर्न 0 मीन्स ये कुछ भी नहीं जा रहा है। तो इंटीजर को ही मैनेज कर रहा है कौन रिटर्न 0 मीन्स ये वॉइड का जैसा हो गया, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब क्या है एरिया INT A1 B1 और C, एक स्पेस बना रहे हैं क्या फ्लोट S। तो आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, उसके बाद रूट अंडर S इंटू S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C। इसके लिए हम यहाँ पे रूट मीन्स स्क्वायर रूट मीन्स स्क्वायर रूट, और इसके लिए यहाँ हेडर फाइल क्या यूज किए हैं मैथ.h। क्या यूज़ कर रहे हैं मैथ.h। तो जनरली हम लोग क्लास प्रोग्राम में हम लोग क्या यूज़ करते थे stdio.h। क्यों यूज़ करते थे क्योंकि उसमें करेक्टर डेटा होता था। क्या इस प्रोग्राम में करेक्टर डेटा है नहीं है, सब तो नंबर है तो stdio नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैथ.h क्यों लगाना है क्योंकि यहाँ पे रूट का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया मैथ.h। क्लियर है, क्यों नहीं हुआ वो तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे A प्लस B प्लस C बाई 2 ये निकल गया। और हम फार्मूला बताए थे रूट के बदले में लिखा जाता है SQRT। ये तो यहाँ A लिखेंगे तो ये रूट है, रूट के बदले में लिखेंगे SQRT सी आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बदले यहाँ नीचे लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं SQRT इसके बदले में। अब क्या है S इंटू S माइनस A1 तो गौर कीजिए थोड़ा सा, हम यहाँ पे A1 B1 लिए हैं तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए A1 B1। क्यों होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे एक B ले चुके हैं तो B एक स्पेस बना लिए, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए क्या लिए B1, इसलिए क्या लिए B1। क्लियर है। और यहाँ पे स्क्वायर में हम A ले चुके हैं इसलिए इससे डिफरेंट बनाने के लिए इसमें हम क्या लिए A1। तो ये है यहाँ पे A ले चुके इसलिए A1, और इसमें यहाँ पे हम यहाँ पे B का मान B ले चुके इसलिए यहाँ पे क्या लिए B1। तो सेम स्पेस प्रोग्राम में एक ही नाम का स्पेस दो नहीं बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए। तो ये A1 B1 C, तो A1 B1 C दो से डिवाइड कर दिए तो S इंटू S माइनस A1 इंटू S माइनस
B1 फिर इंटू S माइनस सी। तो क्लास यहाँ तक था, इसको यहाँ डिफाइन किए, इसको यहाँ पे डिफाइन किए, और इसको यहाँ पे डिफाइन किए, और इसको यहाँ पे डिफाइन किए। तो इस प्रोग्राम में क्या देखें, सेम नाम का फंक्शन है यहाँ पे सेम नाम से एक से ज़्यादा बार, और सबका पैरामीटर लिस्ट क्या है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या कंसेप्ट था कि एक ही नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा बार प्रोग्राम में हो। तो देख लिए एक ही नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा बार प्रोग्राम में है और सबका पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है। अब लास्ट क्या बचा, मेन का, वॉइड मेन। तो क्लास का नाम क्या है, सेप। ऑब्जेक्ट फर्स्ट ये कॉल कर रहा है किसको, एरिया फंक्शन। तो अगर एरिया लिख दिया तो नहीं पता चल रहा है किसको कॉल कर रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे लिखें 3.5 तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये उस फंक्शन के पास जा रहा है जो पॉइंट वाला वैल्यू रख रहा है, मीन्स एक वैल्यू रख रहा है। तो एक वैल्यू रख रहा है ये, और कैसा वैल्यू है, फ्लोट, ये इसके पास जाएगा। तो ये मीन्स इसके पास जाना मतलब क्या है, किसके पास गया, इसके पास। तो यहाँ पे 3.5 गया, यहाँ 3.5 इंटू करेगा और ये दिखाएगा मॉनिटर पे, सी आउट है ये। तो एरिया ऑफ सर्कल और इसका रिजल्ट दिखाएगा, फिर लाइन तोड़ेगा। अब यहाँ पे एरिया लिखे, कॉल किए, तो ये उसके पास जाएगा। ये ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो आर्गूमेंट नहीं रखता, तो ये इसके पास जाएगा, क्लियर है। और ये आर्गूमेंट नहीं रखता, इसको कॉल किया, तो यहाँ पे आया, ये 3 स्पेस बनाएगा, यहाँ पे मैसेज दिखाएगा, मान ले 5 या 6 लिए, 5 6 कितना 30, और 30 को रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जब रिटर्न कर रहा है तो उसको स्टोर करवा लिए कहाँ पे, के में। कहाँ पे स्टोर करा लिए, के में। अब इसके बाद यहाँ पे दिखा रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से गया और रिजल्ट होने बाद जो रिटर्न किया रेक्टेंगल यहाँ पे आया, कहाँ पे स्टोर किए, के में, और फिर के का मान दिखा रहे हैं। अब किसका बाकी रह गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं किसको, एरिया फंक्शन, और वैल्यू कितना दिया, 5। तो ये इंटीजर वैल्यू लिया और ये 5 × 5 एरिया पर स्क्वायर दिखाएगा। उसके बाद फिर किसको कॉल कर रहे हैं, एरिया फंक्शन को। थ्री 4 5 ये उसके पास जाएगा जो 3 आर्गूमेंट लेता है। तो 3 4 5 ये ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा बांटना होगा। तो ये जाके फाइनल प्रोग्राम बन गया। तो ये कैसे चलेगा, तो हम लोग शुरू से पढ़ चुके, जब भी चलता है कहाँ से चलता है, मेन फंक्शन से। तो यहाँ सेप है, मतलब ये सेप जिसके अंदर 4 फंक्शन है। इसका क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले किसको कॉल करेगा, एरिया फंक्शन। उसके पास ये उसके पास कॉल करेगा जो पॉइंट वाला वैल्यू रहता है। तो इसके पास गया, फ्लोट वैल्यू इसके पास जाएगा, और ये 3.5 आर का वैल्यू यहाँ पुट होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, दिखाएगा, लौट जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट किसको कॉल किया, एरिया फंक्शन, उसके पास कॉल करेगा जो आर्गूमेंट नहीं लेता है, मीन्स इसके पास जाएगा, ये कैलकुलेट करेगा, और ये क्या करेगा, लौटेगा वहीं पे। और कहाँ पे स्टोर किया उसका वैल्यू, के में, और के यहाँ दिखा रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर ये कॉल कर रहा है किसको, एरिया फंक्शन, लेकिन जो एक वैल्यू लेता है इंटीजर वैल्यू। तो ये इसके पास आएगा, ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पे 5 भेजें तो 5 × 5 कैलकुलेट करेगा, और ये रिटर्न 0 मीन्स कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। फिर किसको कॉल करेगा, ये एरिया फंक्शन जो 3 वैल्यू लेता है, इसके पास जाएगा 3 4 और कितना 5, 3 4 5 को डिवाइड करेगा 2 से, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे s का, यहाँ पे s √s × s - a1। तो a1 का मान कितना है, 3, और जो भी यहाँ s का आएगा उसका उससे माइनस करेगा a1 3, और यहाँ पे फिर क्या 4, और यहाँ पे कितना 5, और जो भी कैलकुलेट आएगा दिखाएगा, फिर यहाँ से लौटेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट को समझे, उसका प्रोग्राम को समझे, उसको रन कराने सीखें। थैंक्स।